नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। और देश की अगर हम बात करें तो इस वक्त राजनीतिक हालात तेजी से बदल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी को एक झटका लगा और सीटों की संख्या घटकर जो है वो 240 हो गई, उसके बाद में नरेंद्र मोदी सरकार के सामने बहुत सारे चैलेंज, आप कह सकते हो एक तरीके से राष्ट्रहित में ऐसे फैसले जो इस सरकार को लेने थे, वो फैसले लेने में भी दिक्कत, और लगातार विपक्ष का यह कहना कि सरकार जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। तो कुछ कड़े फैसले जो है वो नरेंद्र मोदी के द्वारा लिए गए, लेकिन उसी बीच जब हम डिलिमिटेशन की या परिसीमन की बात करते हैं तो उसमें एक अधिनियम जोड़ा गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए की सरकार, उसको राज्यसभा से पास नहीं करवा पाई। लोकसभा से, वहां पर भी अगर आपने देखो, लोकसभा से भी पास नहीं करवा पाई क्योंकि 2/3 मेजोरिटी एनडीए के पास नहीं थी। तो आप समझ सकते हैं कि एनडीए को बहुमत की जरूरत क्यों है। तो अब वन नेशन वन इलेक्शन बिल उसके साथ जोड़कर डिलिमिटेशन को जो है वो वापस से मानसून सूत्र में, ऐसी खबर है कि उसको लाया जा सकता है। तो ऐसे में एनडीए भरपूर प्रयास करेगा कि किसी भी तरीके से उसका आंकड़ा जो है वो 2/3 मेजोरिटी के आसपास 360 सांसदों के पास पहुंच जाए। तो उसके लिए जो कुछ घटनाक्रम पिछले कुछ महीनों से हुआ, 2 से 3 महीने में, एक तरीके से डीएमके का तमिलनाडु में चुनाव हार जाना और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन तोड़ देना, तो डीएमके पूरी संभावना है कि पर्दे के पीछे से एनडीए का समर्थन करेगी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में टीएमसी की हार के बाद में टीएमसी का इस तरीके से या ताश के पत्तों की तरह बिखर जाना, शायद ही किसी ने कल्पना की होगी कि ममता बनर्जी की हालत यह हो जाएगी कि वो जब बाहर निकलेगी तो चोर चोर के नारे लगेंगे, उनके सांसदों, उनके नेताओं के ऊपर अंडे फेंके जाएंगे। लेकिन मामला यहीं नहीं रुकता। अब चुनौती जो है वो ममता बनर्जी के पास वो है टीएमसी और सिंबल बचाने की, क्योंकि उसको ऋतुपर्णा मुखर्जी जो है वो चैलेंज कर चुके हैं। और राज्यसभा के 3 सांसद जिन्होंने टीएमसी छोड़ी थी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और भारतीय जनता पार्टी उन तीनों को राज्यसभा में भेजने की पूरी तैयारी कर चुकी है। और फिर हम आते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके 6 सांसद पहले ही एकनाथ शिंदे के साथ जा चुके हैं। तो बात और ऑपरेशन लोटस की होती है, तो भूल जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसी को हार पहनाने के लिए तो सत्ता में आई नहीं। तो जो भी राजनीतिक दल जो पावर में होता है, जिसके पास शक्तियां होती है, वो इस तरीके से जो है वो करता ही है। लेकिन सवाल यह भी होना चाहिए कि आखिर यही पार्टियां जो है वो टूट क्यों रही है। आखिर ये पार्टियां अपने नेताओं को अपने साथ जोड़कर क्यों नहीं रख पाती है। और उसमें उद्धव ठाकरे, क्योंकि इस वीडियो में हम उद्धव ठाकरे की बात करेंगे, और इसलिए बात करेंगे क्योंकि शरद पवार की मुलाकात एकनाथ शिंदे के चेंबर में एकनाथ शिंदे के साथ होने के बाद संजय राउत का बयान, और एक तरीके से गद्दार के साथ बैठने वाला, क्योंकि एकनाथ शिंदे संजय राउत और उद्धव ठाकरे शिवसेना की नजर में एक गद्दार है। और दूसरा, देवेंद्र फडणवीस का दिल्ली में मुलाकात के बाद यह कहना कि अब वो किसी भी पार्टी को तोड़ेंगे नहीं और इस गठबंधन में दूसरी और नई पार्टियों का सहयोग नहीं लेंगे। तो आप इसके मायने समझ सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने ऐसा क्यों कहा, और संजय राउत के उस बयान के मायने क्या है। और संजय राउत के लिए यह अहम हो जाता है कि शरद पवार की शिंदे के साथ मुलाकात संजय राउत के लिए सबसे बड़ा धक्का क्यों है। उसके पीछे की पृष्ठभूमि को अगर आप समझोगे तो 2006 में जब उद्धव ठाकरे को विरासत, राजनीतिक विरासत बाला साहब ठाकरे के द्वारा सौंपी गई, तो राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी, नई पार्टी बनाई मन से। उद्धव ठाकरे, जिनका राजनीतिक अनुभव ज्यादा नहीं था, लेकिन उस वक्त भी संजय राउत सामना में संपादक के तौर पर काम करते थे। तो संजय राउत को लगा कि अब वो शिवसेना को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हैं, इनको अपने हिसाब से जो है वो चला सकते हैं।
और बाला साहब की निधन के बाद 2012 के बाद में तो ये स्थिति जो है वो आम हो गई। तो 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार में रही, लेकिन 2019 में शरद पवार की संजय राउत के साथ मुलाकात के बाद में जो महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव हुआ, वो पूरे देश ने देखा कि एक हार्डकोर हिंदुत्व वाली पार्टी उस पार्टी से हाथ मिलाने लगी जो सावरकर को सुबह से शाम तक गालियां देती थी, हिंदू धर्म का अपमान करती थी। इसलिए हुआ क्योंकि शरद पवार को पहले ही लग चुका था कि उद्धव ठाकरे की महत्वाकांक्षा बाला साहब ठाकरे से ज्यादा है। उसका भरपूर फायदा उठाया और मोहरा बनाया गया संजय राउत को, और संजय राउत को उसका इनाम भी दिया गया। संजय राउत ने जो खेल खेला उसका इनाम यह था कि संजय राउत को महाविकास आघाड़ी की तरफ से राज्यसभा का सांसद बनाया गया। तो संजय राउत को अपना इनाम मिल गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ, शिवसेना टूटी, एकनाथ शिंदे जो है वो तोड़कर लगभग जो है वो उद्धव ठाकरे से सिंबल, नाम, या हम कहें कि शिवसेना पूरी की पूरी जो है वो छीन कर ले गए। और शरद पवार, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि जो लोग शरद पवार को राजनीति का चाणक्य कहते हैं, उनके लिए चाणक्य जो शब्द है वो मुझे लगता है कि चाणक्य का अपमान है। तो शरद पवार धृतराष्ट्र की भूमिका में है, जिनकी नाक के नीचे से आंखों के सामने सब कुछ होता रहा और वो कुछ भी नहीं कर पाए, हाथ मलते रहे, और वो किया काम अजीत पवार ने। तो आप देखिए शरद पवार के इस खेल से, और शरद पवार का खेल अगर आपको समझना है तो आपको समझना पड़ेगा जब शरद पवार कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी तोड़ी, नई पार्टी का गठन किया, और उसके बाद में भी सत्ता से वो चिपके रहे। और उद्योगपतियों से रिश्ते कैसे हैं उसका तो जो है वो हमेशा आपको जो है वो किसी ना किसी सार्वजनिक मंच से देखने को मिल ही जाता है। तो यूपीए की जो सरकार थी उसमें कृषि मंत्री तक भी रहे। जिस पार्टी को तोड़कर आए, जिस पार्टी से बाहर निकले, उसी पार्टी के साथ गठबंधन भी किया। तो यह है शरद पवार की, और आरोप यहां तक भी लगते हैं कि 2014 में शरद पवार पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो गठबंधन था उसके साथ खड़े दिखाए। लेकिन आज की स्थिति में संजय राउत ने ऐसा क्यों कहा? तो आप याद करिए, उस वक्त भी हमने बात की थी जब प्रियंका चतुर्वेदी का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हुआ था, और उसके बाद पूरी उम्मीद थी कि प्रियंका चतुर्वेदी दोबारा से जो है वो राज्यसभा में जाएगी, क्योंकि इस गठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी पार्टी की थी तो वो पार्टी थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उसके बाद कांग्रेस पार्टी, और फिर शरद पवार। कांग्रेस पार्टी शरद पवार को नहीं भेजना चाहती थी, लेकिन संजय राउत ने पहले ही शरद पवार के नाम का ऐलान कर दिया, बिना किसी शिवसेना के राजनेता से राय लिए बगैर। और फिर उसका हश्र यह हुआ कि शिवसेना की जो बैठक हुई उसमें प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत आपस में भिड़ गए, और बात जो है वो बहुत आगे बढ़ गई थी। ये खबरें जो है वो सामने भी आई थी, लेकिन इन खबरों को दबा भी दिया गया था। प्रियंका चतुर्वेदी का सवाल था कि आखिर संजय राउत ने शरद पवार का नाम क्यों लिया, शिवसेना के किसी नेता का नाम क्यों नहीं लिया? तो आप समझ सकते हैं संजय राउत को पता था कि 2028 में, क्योंकि लोकसभा के चुनाव 2029 में है, उससे पहले अगर संजय राउत को दोबारा से राज्यसभा का सांसद बनना है तो शरद पवार की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी समर्थन नहीं करेगी, लेकिन शरद पवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी समर्थन कर सकती है। तो संजय राउत अपने सपनों को पूरा करने के लिए उद्धव ठाकरे को मातोश्री से निकालकर 10 जनपद के चक्कर काटना तो आप छोड़िए, सीधा सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज जो दुर्दशा शिवसेना की हो रही है उसके पीछे सिर्फ एक ही व्यक्ति और उसका अहंकार, और वो है संजय राउत। तो संजय राउत, इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरीके से वो अपशब्दों का इस्तेमाल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और अब स्थिति ये हो सकती है संजय राउत की, अगर शरद पवार एनडीए को समर्थन करते हैं, ये एक बड़ा सवाल है और इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि शरद पवार के सामने चैलेंज ये है कि सुप्रिया सुले का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, क्योंकि पार्टी उनके हाथों में नहीं है, पार्टी का सिंबल नहीं है। सुनेत्रा पवार ने अजीत पवार के निधन के बाद पूरी कमांड जो है वो एनसीपी जो शरद पवार की पहले थी उसके ऊपर कब्जा कर रखा है। तो आप समझ सकते हैं शरद पवार की स्थिति क्या है, और स्वास्थ्य उनका साथ नहीं है, उम्र जो है वो उनकी साथ नहीं दे रही, क्योंकि राज्यसभा के नामांकन के लिए भी
संजय राउत ने हॉस्पिटल से उनको इंजेक्शन लगवाकर छुट्टी दिलवाकर घर बिठाया था। तो इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में संजय राउत लगातार जो है वो बयानबाजी दे रहे हैं, और ये बयानबाजी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कहां पहुंचा रही है, ये शायद उद्धव ठाकरे को छोड़कर या उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको छोड़कर सबको समझ में आ रहा है। तो संजय राउत शरद पवार के एकनाथ शिंदे की जो मुलाकात थी उससे दुखी क्यों थे, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 2028 में संजय राउत को लगता है कि शरद पवार शायद उनका नाम जो है वो आगे कर सकते हैं। इसके अलावा संजय राउत का और कोई मकसद है या कुछ है कि पार्टी का उससे भला होगा, वो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। जहां हिंदुत्व की बात आती है तो आज पार्टी जो है वो उस स्थिति में पहुंच गई है कि कोई भी हिंदू उद्धव ठाकरे की शिवसेना के ऊपर भरोसा करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। और जहां प्रियंका चतुर्वेदी की बात करते हैं तो इस वक्त प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव ठाकरे की शिवसेना से बिल्कुल दूरी जितनी बना सकती है उतनी दूरी बनाए हुए हैं। भले ही उनका नाम जो है वो आदित्य ठाकरे के साथ जोड़ा गया हो, लेकिन वो दूरी, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर इस वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर हैं तो उनकी जो मुलाकात और एक फोटो वायरल हुई जिसमें वो एक महिला राजनीति के साथ में जो है वो बैठे हुए हैं, और उसको लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस की जो इकाई है उसने एक, जैसे कि एज यूजुअल सुप्रिया सुन्नेत की जो आदत है अपमान करने की, ठीक उसी राह पर, क्योंकि सीखते उसी से हैं, तो एक कंट्रोल उदय कंट्रोल ऐसे लिखकर जो है वो एक ट्वीट किया गया था, और उसके बाद में शायद उसको डिलीट भी करना पड़ा, लेकिन उसको लेकर भी प्रियंका चतुर्वेदी खासी नाराज दिखाई दी। तो महाविकास आघाड़ी की स्थिति क्या है वो आप समझ सकते हैं, लेकिन आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा इंडिया अलायंस की स्थिति क्या है। ठीक उसकी स्थिति भी वैसी ही बनी हुई है जैसे महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की। तो एनडीए 360 का जो आंकड़ा है उसके करीब करीब जो है वो जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो आप भी क्या पूरा देश जो है वो उसको देख रहा है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।